हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एकदम अलग वाइब्स और मज़ेदार दुनिया में ले जाएगी। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 511। दादियों ने एक हाथ में दलिया और दूसरे हाथ में बंस पकड़ी और बगल में बैठकर खाना शुरू कर दिया। तनु और रिया भी नीचे बैठ गईं और तली हुई आटे की टिकिया और सोया दूध का भरपूर आनंद लिया। जब उन्होंने अपने मुखौटे उतारे तो दोनों दादियां चौंक गईं। तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल पत्रिकाओं के सितारों की तरह। तनु और रिया को पहले से ही इसकी आदत थी, इसलिए उन्होंने बस मुस्कुराकर खाना जारी रखा। वहां से गुजरने वाले लोग उत्सुकता भरी निगाहों से देखने से खुद को रोक नहीं पाते थे। पहले तनु और रिया ने मास्क पहन रखे थे, लेकिन अब मास्क उतारने के बाद वे ध्यान आकर्षित कर रही हैं। राहगीर अभी भी इसके बारे में बात कर रहे थे। तुम इतनी सुंदर हो और इतनी कम उम्र में ही काम कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये शीतकालीन अवकाश की नौकरी हो सकती है? स्कूल अभी बंद है। तुम्हें ये काम अंशकालिक रूप से क्यों करना पड़ता है? ये बहुत कठिन है। कौन जानता है, लेकिन वे सचमुच बहुत सुंदर हैं। खासकर लंबे बालों वाली छोटी लड़की, वह बहुत सुंदर है। ये सही है, वह अन्य लड़कियों से अलग दिखती है। रात के खाने के बाद अगला प्रमुख कार्य आपके उत्तरदायित्व वाले क्षेत्र की स्वच्छता सुनिश्चित करना है। दूसरी पारी शुरू होने तक प्रतीक्षा करें, इसलिए वे झाड़ू और औजारों के साथ गश्त करते हैं। तनु और रिया ने समय देखा, अभी तो केवल 8 बजे थे। इससे पहले शीतकालीन अवकाश के दौरान भी मैं देर तक सोता रहा था। कुछ लोगों की भौहें और आंखें मास्क लगाने के बाद भी सुंदर दिखती हैं। दूसरा खजाना और तीसरा खजाना कुछ इसी प्रकार के हैं। राहगीर उन्हें कुछ बार और देखने से खुद को रोक नहीं पाए। विशेषकर 3 रत्न, यहाँ तक कि काम के दौरान पहना जाने वाला पहनावा भी उसके अनोखे स्वभाव को नहीं छिपा सकता। इसी समय सूट पहने एक युवक तेजी से मेट्रो की ओर बढ़ा। उसकी जेब में रखा मोबाइल फोन रिया के सामने गिर गया। सर, आपका फोन गिर गया। रिया भी पीछे पीछे चली। मेरे पास उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। मैं बस उसे निरीक्षण पास करते और जल्दी से बस में चढ़ते देखता रहा। मेरी चीखें भीड़ में दब गईं। रिया ने इसके बारे में सोचा और मुंह मोड़ लिया। सचमुच 5 मिनट के भीतर ही मैंने जो फ़ोन उठाया वह बज उठा। हेलो, क्या मेरा फ़ोन आपके पास है? हाँ, मैंने इसे उठाया था और तुम्हें वापस देना चाहता था, लेकिन तुम बहुत तेज़ भाग गए। माफ़ कीजिए, आज काम पर मेरा पहला दिन है और मैं देर नहीं करना चाहता। आप काम से कितने बजे छुट्टी पाते हैं? लगभग 5:30 बजे। मैं एग्जिट E3 पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। तब मैं तुम्हारा फ़ोन लौटा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। ये तो बस एक छोटा सा उपकार है, धन्यवाद नहीं। फ़ोन रखने के बाद रिया वाधवत ने अपने काम के बारे में बताया। अवि और विहू पहले से ही थक चुके थे, इसलिए उन्होंने कूड़ा बाहर निकाला और आसपास की सफाई की। उन्होंने काम करना तो आखिर में शुरू किया और अब वे दोनों भूख से तड़प रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं और बेतहाशा खा रहे हैं। खासकर विहू, उसकी भूख हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है। विहू ने खाया और खुद को सूंघा। मुझे लगता है कि मुझसे अजीब सी गंध आ रही है। अवि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, ये सामान्य है। हालांकि वे बहुत अनुकूलनशील भी हैं। कुछ ही घंटों के बाद मैं भोजन की खुशबू लेते हुए अपने भोजन का आनंद लेने में सक्षम हो गया। अवि और विहू दोनों ही अच्छे दिखने वाले लोग हैं और जब वे पेड़ के पास बैठे थे तब भी लोगों ने उन्हें देखा। दुर्भाग्यवश अभी भीड़भाड़ का समय है, इसलिए हर कोई केवल एक सरसरी निगाह डाल सकता है और चुपके से फोटो खींच सकता है। इंटरनेट अब इतना विकसित हो गया है। देखिए, अभी किसी ने एक फ़ोटो जारी की है। हे भगवान, क्या अब सभी सफाई कर्मचारी लड़कियां इतनी सुंदर हो गई हैं? दिल आशना है। पहली तस्वीर में एक लड़की की मुस्कान और चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। एक नज़र में ही पता चल जाता है कि वह बहिर्मुखी है। दूसरी तस्वीर में काले बालों वाली एक लड़की दिखाई गई है जो शांत और सुंदर है, तथा उसका स्वभाव राजकुमारी जैसा है।
ये व्यक्ति सिर्फ वीबो पर पोस्ट करता है। वह कोई मामूली इंसान नहीं है और उसके सिर्फ कुछ दर्जन प्रशंसक हैं। उनमें से अधिकतर मेरे परिचित हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। स्टेटस पोस्ट करने के बाद मैंने इसकी परवाह नहीं की और एक कार्यकर्ता के रूप में अपना दिन शुरू किया। दूसरी ओर एक अज्ञात व्यक्ति ने भी स्टेटस पोस्ट किया। आज मेरी मुलाकात 2 सुंदर लड़कों से हुई। वे छोटे भाई होंगे, वे बहुत सुंदर हैं। छवि थोड़ी धुंधली है। ये कहानी एक पेड़ के नीचे चमकदार मुस्कान के साथ खड़े 2 खूबसूरत लड़कों के बारे में है। हालांकि तस्वीर थोड़ी धुंधली है, लेकिन इससे उसके लुक पर कोई असर नहीं पड़ता। वह बहुत खूबसूरत है। वेइबो पर यह युवती आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। जब वह बड़ा होगा तो निश्चित रूप से परियों के एक समूह का पति होगा। मुझे नहीं पता कि कितने लोग चिल्लाएंगे, मेरे प्यारे। उसी वेइबो उपयोगकर्ता ने एक स्टेटस पोस्ट किया। आज मेरी मुलाकात एक भ्रमित छोटे प्यारे से नहीं, एक राजकुमार से हुई। हे भगवान, इस सुंदरता को सबके देखने के लिए जारी किया जाना चाहिए। चित्र में एक युवक सड़क किनारे एक पेड़ के सहारे झुका हुआ भ्रमित दिख रहा है तथा उसके कानों से अभी भी एक मुखौटा लटका हुआ है। जहां भी वह देखता था वहां हरित पट्टी दिखाई देती थी। वह उदासी, वह उलझन, इतना प्यारा और सुंदर कि यह सचमुच घातक है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जब वे अपनी साधारण दिनचर्या को दोबारा देखेंगे तो वह बिखर जाएगी। तनु और रिया के बारे में पहली अपडेट पोस्ट की गई। टिप्पणी अनुभाग में विस्फोट हो गया तथा रिपोस्ट और लाइक की संख्या आश्चर्यजनक थी। हे भगवान, ये दोनों लड़कियां अद्भुत हैं। अगर आपको ये पसंद हैं तो इन्हें 1 अंक दीजिए। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इन्हें 2 अंक दीजिए। दूसरी तस्वीर में परी महिला बहुत सुंदर और सुरुचिपूर्ण है। मैं ये कर सकता हूँ। संपर्क जानकारी छोड़े बिना तस्वीर पोस्ट करना अपमानजनक है। मुझे बताएं कि यह तस्वीर कहाँ ली गई थी ताकि मैं उस स्थान का पता लगा सकूं। लगता है ये नवी मुंबई मेट्रो स्टेशन के पास है। मेरा घर पास में ही है और मैंने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। जो लोग उस महिला का संपर्क विवरण चाहते हैं वे क्या सपना देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर वाली महिला एक बड़ी हस्ती है। ठीक है, आप उसे पा भी नहीं सकते। ठीक है, तुम अपना चेहरा धोकर आईने में क्यों नहीं देखते। इस उत्तर को तुरंत पसंद किया गया और शीर्ष पर पिन कर दिया गया। कृपया मुझे बताएं कि आप कौन हैं, महान व्यक्ति, और मैं आपका आभारी रहूंगा। कांस्य गेंद। क्या कोई दयालु व्यक्ति मुझे इस युवती की पहचान बता सकता है ताकि मैं उसे छोड़ दूं। उन्होंने केवल चित्र 2 में दिख रही लड़की का उल्लेख किया है, चित्र 1 में नहीं, इसलिए मैं इसे ले लूंगा। चले जाओ, मिस्तुई मेरी है। अब बात आती है विज्ञान की। मुझे अभी तक नहीं पता कि पहली तस्वीर में दिख रही लड़की कौन है, लेकिन दूसरी तस्वीर में दिख रही लड़की एक लग्जरी ब्रांड द्वारा साइन की गई सबसे कम उम्र की डिज़ाइनर है। अब जब मैंने इसका जिक्र कर दिया है तो सभी को ये याद रखना चाहिए। हे भगवान, क्या ये वेटर है। वेटर की कच्ची तस्वीरें बिल्कुल मनोरम हैं। ये सचमुच जियाओ वाई है। मैं सोच रहा था कि वह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, लेकिन पता चला कि यह एक खूबसूरत महिला है। चलो, एक समूह बनाकर इंतज़ार करते हैं और तस्वीरें लेते हैं। किसी के पास अपॉइंटमेंट है। मुझे भी शामिल कर लो, मुझे भी शामिल कर लो। ये शीघ्र ही एक ट्रेंडिंग विषय बन गया। हालांकि इसके बाद एक और ट्रेंडिंग सर्च आया जो सफाई कर्मचारियों से संबंधित था। जब दर्शकों ने उस पर क्लिक किया तो उन्हें अवी और विहू की तस्वीर दिखाई दी। टिप्पणियों में उसे बहुत सुंदर व्यक्ति बताया गया है। धुंधली तस्वीरें उनकी खूबसूरती को कम नहीं करतीं। एक परिपक्व और स्थिर है, दूसरी खुशनुमा और खूबसूरत। मुझे दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा नखरेबाज नहीं हूँ। ये सचमुच बहुत सुंदर लड़का है, बिना किसी सजावट के, उन लोगों की तरह नहीं जो आईलाइनर और भौहें लगाते हैं। बहुत सुंदर हो मेरे प्यारे। क्या तुम्हारे पास कोई संपर्क सूत्र है? क्या तुम अविवाहित हो? क्या पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताएं अब इतनी ऊंची हो गई हैं? ये स्पष्ट है कि वह शीतकालीन अवकाश के दौरान अंशकालिक काम कर रहा है। वैसे क्या दाईं ओर वाला लड़का परिचित लग रहा है? मैंने निश्चित रूप से दाईं ओर वाले व्यक्ति को चमकदार मुस्कान के साथ देखा है। वह निश्चित रूप से एक सार्वजनिक व्यक्ति होगा। मुझे समझाने दीजिए।
बाईं ओर वाला लड़का ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता है और दाईं ओर वाला लड़का उसी प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता है। केवल इतना ही नहीं, वह एक मान्यता प्राप्त प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। वह जिस भी प्रतियोगिता में भाग लेता है उसमें स्वर्ण पदक विजेता होता है। वैसे चित्र 1 और चित्र 2 में जो दो लोग हैं वे भाई हैं, सगे भाई। ये टिप्पणी तुरंत शीर्ष पर पिन कर दी गई और कुछ ही मिनटों में इसे 3000 लाइक मिल गए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि स्वर्ण पदक विजेता एक युवा महिला थी और वह वास्तव में उनकी सहोदर है। वह दूसरे स्थान पर है। रुको, मैं उलझन में हूं, मुझे इसे सीधा करने दो। तो वे 3 जुड़वा हैं। ये तो कमाल है। कोई तस्वीर नहीं, कोई सच्चाई नहीं। क्या आपके पास कोई तस्वीर है? उपरोक्त जानकारी के आधार पर मुझे यह मिल गया। यह एक जेपीजी इमेज है। ये कुछ साल पहले की है। उस समय यह एक बड़ी बात थी, लेकिन ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि इसे गुप्त रखा गया था। सभी लोग कृपया मुझे ये पता लगाने में मदद करें कि क्या ये युवती वही है जो वह है। ऐसा लग रहा है कि ये वही व्यक्ति होना चाहिए। क्या ये वही लड़की नहीं है जो आजकल ट्रेंड कर रही है? हाँ, इसका मतलब है कि वे भाई बहन हैं, है ना? नीमा, मुझे थोड़ा धीमा चलने दो। क्या आपको लगता है कि यही अंत है? नहीं, आज की खबर तो टीवी सीरियल से भी ज़्यादा रोमांचक है। आखिरी ट्रेंडिंग सर्च एक हैंडसम लड़के के बारे में है। पहले तो सभी ने सोचा कि यह किसी कलाकार की मार्केटिंग रणनीति है। मुझे यह वधावत में मिलने के बाद मिला। वह स्वाभाविक रूप से एक प्यारा राजकुमार है, एक कामकाजी लड़का जिसने अपनी काम करने की भावना खो दी है। वह वास्तव में बहुत सुंदर है और स्क्रीन पर उसकी भव्यता ने अनगिनत लड़कियों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। उसी समय एक नेटिजन ने एक संदेश पोस्ट किया। 3 कच्ची तस्वीरें, एक जटिल और असंबंधित कहानी। आइए एक नज़र डालें। ये ज्ञात है कि पहली तस्वीर में लड़की ए, दूसरी तस्वीर में लड़के ए और लड़के बी की सहोदर है। इसके अलावा पहली तस्वीर में लड़की बी और तीसरी तस्वीर में लड़का बी भाई बहन हैं। ज्ञात स्थिति 1 के आधार पर लड़की बी और लड़का बी ने सार्वजनिक रूप से बताया कि उनके परिवार में कई भाई बहन हैं, लगभग 4 बच्चे हैं। ज्ञात स्थिति 2, यह एक बैलेंस बाइक प्रतियोगिता है जिसे पोस्ट ने खोदा है। तो लड़की ए और लड़की बी बहनें हैं। सत्यापन, चित्र में 5 लोगों के बीच क्या संबंध है? अंतिम परीक्षा, कृपया इसे पास करें। जैसे ही यह पोस्ट प्रकाशित हुई, 1 घंटे के भीतर इसे हजारों बार फॉरवर्ड किया गया। किसी ने उत्तर दिया, उत्तर स्पष्ट है, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। किसी और ने उत्तर दिया, कोई उत्तर नहीं, अंतिम उत्तर है। किसी और ने उत्तर दिया, इसका संबंध चौगुनी संतानों से अवश्य होगा। कुछ लोगों ने तो इस समस्या को गंभीरता से हल किया और चारों खजानों का क्रम भी पता लगा लिया। कुछ लोगों को ये भी पता चला कि जियो चाओ वास्तव में वे स्वयं थे। अरे यार, आज मैंने 3 खरबूजे खाए और वो सब मेरे पूरे परिवार के लिए थे। तुम ऐसे नहीं खेल सकते। बहुत से लोग इस बात को लेकर उत्सुक रहते हैं कि माता पिता इतने सुंदर कैसे होते हैं कि वे इतने सुंदर बच्चे को जन्म देते हैं। मैं कह सकता हूं कि मैं पूरी सुबह ये तरबूज खाता रहा हूं और काफ़ी व्यस्त रहा हूं। दोपहर के समय राजेश और मीरा शर्मा को अपने मोबाइल फ़ोन पर पुश नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ और उन्हें पता चला कि 4 खजाने ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए हैं। जब बच्चे छोटे थे तो मैं उनके बारे में खबरें अपने तक ही सीमित रखती थी, इस डर से कि इससे उनके जीवन पर असर पड़ेगा। अब चारों बच्चे बड़े हो गए हैं और हाई स्कूल के प्रथम वर्ष में हैं और वे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ विचार करने के बाद मैंने निर्णय लिया, चलो इसे करते हैं। मैंने बच्चों को बुलाया और वे लगभग घर आ चुके थे। दरवाजे पर राजेश विहू को पकड़े हुए और मीरा शर्मा बच्चों के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। खाना तैयार है, बस बच्चों के वापस आकर खाने का इंतजार है। थोड़ी देर बाद चारों खजानों को एक साथ वापस आते देखा गया। दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे 3 लोगों को देखकर चारों खजाने तुरंत ऊर्जा से भर गए। विहू सबसे तेज दौड़ा। वाह विहू, भाई वापस आ गया। अभी ने तुरंत याद दिलाया, विहू को गले मत लगाओ, तुम्हारी बदबू आ रही है। ओह देखो, वह तो लगभग इस बारे में भूल ही गया था। विहू के सामने खड़े होकर विहू ने उसे चिढ़ाया।
मैं आज तुम्हें नहीं पकड़ूंगा क्योंकि मुझसे बदबू आ रही है। रुको, मैं नहा लूं, उसके बाद ही मैं तुम्हें दोबारा पकड़ूंगा। विहू ने राजेश की बाहों में अपने हाथ फैला दिए, ये संकेत देते हुए कि वह चाहता है कि विहू उसे पकड़ ले। विहू मना करने ही वाला था कि मीरा शर्मा आगे आई और अपने बेटे के कपड़ों पर थपथपाते हुए बोली, इसमें तो बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही है। विहू ने जल्दी से अपने काम के कपड़े उतारे और विहू को राजेश कपूर से ले लिया। छोटा खजाना तुरंत खुश हो गया, अपनी ही भाषा में बात करने लगा, बहुत खुश लग रहा था। क्या तुम्हें भाई विहू की याद आ रही है? क्या तुम अगली बार वापस आने पर हमारी छोटी राजकुमारी के लिए कोई खिलौना खरीद सकते हो? तनु पास आए और पूछा, क्या तुम्हें अपनी बहन की याद आती है तनु? छोटा बाव हर दिन और भी प्यारा होता जा रहा है। वह बहुत सुंदर है। बड़ा होकर वह निश्चित रूप से हमारे परिवार में सबसे सुंदर होगा। जो व्यक्ति कुछ कदम पीछे था, उसने राजेश कपूर को बताया कि आज काम पर क्या हुआ। राजेश कपूर हंसे, अभी तो सिर्फ एक दिन हुआ है और तुम्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मैं तो सालों से रोजाना यही करता आ रहा हूँ। मीरा शर्मा ने रिया के कपड़े थपथपाते हुए कहा, तुम्हारे पापा ने खाना बना दिया है। घर जाओ और नहा धोकर खाना खा लो। तो फिर जल्दी सो जाओ, क्योंकि कल तुम्हें 4 बजे उठना है। आराम से स्नान करने के बाद मैं भोजन कक्ष में गया और पाया कि भोजन पहले से ही तैयार था। विहू ने उन्हें एक एक करके घुमक्कड़ में बैठते देखा, उसके पैर ऊपर उठे हुए थे। चौथा बच्चा खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था और तीसरा बच्चा भी इस बार भूखा था। राजेश कपूर यह सोचे बिना नहीं रह सके कि आज उन्होंने क्या खाया होगा। ये सुनकर मैं परेशान और असहाय हो गई। जल्दी खा लो, कल पापा जो चाहो बना देंगे। भोजन समाप्त करने के बाद सभी लोग सोफे पर बैठ गए और आह भरते हुए बोले, घर पर अभी भी कितना आराम है। कक्षा समूह पहले से ही हंगामा में था। मैंने अटफोर ट्रेजर्स को बहुत सारे संदेश भेजे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अभी सिर्फ ऑनलाइन ही जवाब दिया है। समूह के शिक्षकों ने उनके अच्छे कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की। मुझे आशा है कि कक्षा के विद्यार्थी न केवल अध्ययन के संदर्भ में 4 खजानों से सीखेंगे, बल्कि कार्यों को करने के संदर्भ में भी अच्छी तरह सीखेंगे। कल भी बहुत व्यस्त दिन है, इसलिए चारों खजानों को जल्दी सो जाना चाहिए। राजेश उस छोटे बच्चे को चिढ़ा रहा था जो लगभग 5 महीने का था और उसकी ऊर्जा बेहतर होती जा रही थी। वह चारों बच्चों से किसी भी तरह कम नहीं था। मीरा शर्मा किताब पढ़ रही थी, विहू उनके बगल में खेल रहा था और राजेश कपूर नहा रहे थे। मुझे नहीं पता कि मैं कब वहां गया, लेकिन मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला था और राजेश कपूर दरवाजे पर खड़े होकर इधर देख रहे थे। अपना सिर घुमाकर देखो, अच्छे लड़के। विहू अचानक बिना ध्यान दिए उठ बैठा। चारों शिशुओं ने कुल मिलाकर 2 बार पोषण घोल पिया और उनकी शारीरिक स्थिति सभी पहलुओं में सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक मजबूत है। रिया की तुलना में विहू ने स्पष्ट रूप से कोई पोषण संबंधी पूरक नहीं लिया है और उसका शरीर बहुत अच्छा है। अपने माता पिता को आश्चर्य से देखते हुए विहू हंस पड़ा और करवट बदलकर फिर से बैठ गया। मीरा शर्मा ने उसे उठाया और कहा, वाह, विहू अब बैठ सकता है। ये तो अद्भुत है। जब राजेश वाधवत अपने बाल सुखाने के लिए गए तो शियाओ बाव ने हेयर ड्राई की आवाज़ सुनी और उत्सुकता से अपना सिर झुकाया, ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। ये देखकर मीरा शर्मा ने विहू को उठा लिया। चलो चलें और देखें कि पिताजी क्या कर रहे हैं। अरे, यह क्या है? ये तो सचमुच हवा चला सकता है और सीटी जैसी आवाज़ निकाल सकता है। विहू की उत्सुक निगाहें हेयर ड्रायर पर पड़ीं। मीरा शर्मा ने उसे समझाया, ये हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर। राजेश ने खुद को आईने में देखा और स्वीकार किया कि इतने वर्षों बाद भी उसका रूप बिल्कुल नहीं बदला है। मीरा शर्मा ने विहू को चिढ़ाते हुए कहा, देखो डैडी दिखावा कर रहे हैं। राजेश कपूर हंसे, हेयर ड्रायर दूर रखा और मीरा शर्मा से विहू को ले लिया। प्रिय, जाकर नहा लो, मुझे जल्दी ही विहू को खाना खिलाना है। मीरा शर्मा ने धीरे से अपनी बेटी के नन्हे पैरों को छुआ। मम्मी जा रही हैं, मम्मी। विहू अब जानता है कि मोमो का मतलब चुंबन है। जब वो किसी के चुंबन की आवाज़ सुनती है तो मुंह बनाती है और चुंबन मांगती है। वो बहुत प्यारी है। मीरा शर्मा शौवर से बाहर आई और विहू को खाना खिलाने के लिए बिस्तर पर बैठ गईं। विहू मीरा शर्मा के कपड़ों से खेलते हुए खाना खा रहा था।
मीरा शर्मा ने धीरे से कपड़े लिए और धीरे से कहा, जल्दी से खाना खा लो, सोने का समय हो गया है। विहू ने कहा कि वह अभी भी कुछ नए तरीकों से खेल सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्तनपान कराते समय जिम्नास्टिक करना। एक पैर ऊपर उठाएं और छोटे पैर को अपने हाथों से पकड़ें। ऐसा करने के कई तरीके हैं। मीरा शर्मा थोड़ा आश्चर्यचकित हुई और बोली, आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत स्वादिष्ट है बाजी। विहू ने यह बात उगल दी और मीरा शर्मा की ओर मुस्कुराया। मीरा शर्मा ने जल्दी से उसे खाना खिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं कहूँगी, बस खा लो। वह पलटी और राजेश कपूर से शिकायत की, हमारे छोटे से खजाने को देखो, वह काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खराब है। राजेश ने पूरी बात देखी और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। अगर तुम अपना खाना ठीक से नहीं खाओगे, तो पिताजी तुम्हें पीटेंगे। ये सिर्फ एक मजाक था और राजेश ने विहू को ये बात कभी नहीं बताई। अब सब ठीक है। ये सुनकर विहू का मुंह सिकुड़ गया और वह रोने लगा। राजेश कपूर हैरान हुए, वह समझ गई। मीरा शर्मा ने सोचा, शायद उन्होंने लोगों के हाव भाव देखकर यह बात खोजी होगी। राजेश कपूर ने स्वयं से पूछा कि क्या उनकी अभिव्यक्ति सचमुच इतनी उग्र थी, और उन्होंने जो कहा वह काफ़ी सौम्य था। मीरा शर्मा ने फुसलाते हुए कहा, ओह, रो मत, डैडी तो बस मजाक कर रहे हैं, वो तुम्हें मारेंगे नहीं, उन्हें तुम पर तरस आ रहा है। राजेश ने तुरंत कहा, ठीक है, रो मत। विहू खाना खाते समय सिसक रहा था, उसका चेहरा शिकायत और दुख से भरा हुआ था। मीरा शर्मा ने नखरे से कहा, हब्बी, अब और मजाक मत करो, विहू समझ सकता है। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, ठीक है, अब से कोई मजाक नहीं। वह कैसे जानता था कि विहू समझ जाएगा। बहुत अप्रत्याशित। छोटा बच्चा खाना खाते समय सो गया और उसकी अभिव्यक्ति बहुत दयनीय लग रही थी। मीरा शर्मा के पास कहने को शब्द नहीं थे और उन्होंने तस्वीर लेने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। देखो, विहू का चेहरा अभी भी उदास और दुखी दिख रहा है। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद राजेश कपूर जल्दी से देखने के लिए वहां पहुंचे और यह सच था। मुझे अचानक समझ नहीं आया कि क्या कहूँ, इसलिए मैंने विहू के छोटे से हाथ को चूमा और उसे सहलाया। बेबी, डैडी तो विहू से मजाक कर रहे थे। डैडी हमारे विहू से बहुत प्यार करते हैं, वो उसे मारना कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आओ, पापा तुम्हारे छोटे हाथ को चूमेंगे ताकि तुम उदास न हो जाओ, ठीक है। विहू ने कुछ बार नाक सुड़की, फिर करवट बदली और सो गया। राजेश कपूर, मीरा शर्मा ये दृश्य देखकर हंस पड़ी। पतिदेव, क्या विहू अभी भी आपसे नाराज है? राजेश कपूर उलझन में थे। पता नहीं, क्या विहू सचमुच मेरी बातें सुन सकता है? मीरा शर्मा ने हंसी दबाते हुए कहा, यह संभव है। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, अगर ऐसा है तो विहू का स्वभाव बहुत खराब है। वह फिर से करीब आ गया। मीरा शर्मा ने उसे धीरे से थपथपाया, हब्बी, परेशान होना बंद करो और विहू को अच्छी तरह सोने दो, ठीक है। राजेश कपूर हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने वाधवा को वहां जाकर देखा और पाया कि वह कितना अच्छा आदमी था। विहू आधा सोया हुआ लग रहा था, कुछ बार चीख रहा था और वह बहुत दयनीय लग रहा था। राजेश कपूर ने उसे उठाया और फुसलाया। मीरा शर्मा ने ध्यान से देखा और सोचा कि क्या लड़का अभी तक सोया नहीं है। क्या उसने राजेश कपूर की अभी अभी कही गई सारी बातें सुन लीं? राजेश कपूर विहू को गोद में लिए बेडरूम में इधर उधर घूम रहे थे और बच्चे को सहला रहे थे। विहू ने राजेश कपूर की बाहों में जम्हाई ली, अपनी जीभ बाहर निकाली और खुद को राजेश कपूर की बाहों में धकेल दिया। इस बार मैं बहुत अच्छी तरह सोया, बिना मुंह बनाए, जैसा कि मैं आमतौर पर करता हूँ। दंपति के सिर एक दूसरे से सटे हुए थे। पत्नी, क्या तुम्हें लगता है कि विहू अब गुस्सा नहीं है? ये संभव है। अगली बार अपने शब्दों के साथ अधिक सावधान रहें। ये छोटा लड़का शायद आपकी बात समझ न पाए। उद्धरण चिन्ह ... अगले दिन राजेश को पता चला कि बच्चे दोपहर के भोजन में ठीक से खाना नहीं खाते हैं और उसने उनके लिए दोपहर का भोजन लाने की योजना बनाई। हालांकि बच्चों के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन बाहर खाने की भी कोई कमी नहीं है। माता पिता के लिए यह शायद एक आम समस्या है। अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें खुद किसी चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके पास पर्याप्त भोजन और गर्म कपड़े हों।
मैं सुबह 3 बजे उठा और अभी भी व्यस्त था। चावल को भाप में पकाएं, कुछ सब्जियां पकाएं और लंच बॉक्स निकालें। 3:40 पर बच्चे को जगाएं। नाश्ता तैयार था और बच्चे जम्हाई लेते हुए खाना खाने बैठ गए। मैं वापस सोना चाहता हूँ, तनु ने अपनी ठुड्डी को हाथ में पकड़ते हुए कहा। मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि मैं समाज में प्रवेश कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। इस कथन से अन्य तीनों ने भी गहरी सहमति व्यक्त की। राजेश कपूर रसोई में व्यस्त थे। इतना पाखंड मत करो, जल्दी से खाना खा लो वरना हमारा समय निकल जाएगा। रिया ने अपना सिर बाहर निकाला और पूछा, पिताजी क्या आप हमारे लिए दोपहर का भोजन बना देंगे? राजेश कपूर ने सिर हिलाया। ठीक है, आपकी गौडमदर का लंच बॉक्स भी यहाँ है। मैंने आप सभी के लिए एक एक बनाया है, इसे दोपहर के भोजन में खा लीजिए। खुश रहो बच्चे। बच्चों को घर से विदा करने के बाद राजेश दरवाजे पर खड़ा होकर आहें भरने लगा। भविष्य में कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें जाते हुए और अपना जीवन शुरू करते हुए देखूंगा। समय बहुत तेजी से उड़ता है। राजेश कपूर उठे और वाधवत वापस बेडरूम में चले गए। विहू जाग गया और उसने चौड़ी आंखों से अपने पिता को देखा। क्या तुम जाग रहे हो? क्या तुम शौच कर रहे हो या तुम्हें भूख लगी है? राजेश कपूर ने विहू को उठाया और जांच करने के बाद पाया कि उसे उसका डायपर बदलने की जरूरत है क्योंकि वह गीला नहीं था। चलो प्रिय, विहू दूध पीना चाहता है। मीरा शर्मा ने अपनी आंखें खोलीं, बच्चे को अपनी बाहों में लिया और खुद को बच्चे को दूध पिलाने के लिए मजबूर किया। राजेश कपूर उनके साथ थे। बच्चा तभी आज्ञाकारी होकर दूध पिएगा जब उसे बहुत भूख लगेगी, अन्यथा वह एक ही समय पर खाता और खेलता रहेगा। वह जानती थी कि राजेश कपूर बिस्तर के पास बैठे हैं, इसलिए उसने कुछ निवाले खाए और उनकी ओर मुस्कुराने लगी। राजेश कपूर ने एक तौलिया लिया और मीरा शर्मा को ओढ़ाते हुए विहू को मना लिया, जल्दी से खाना खा लो और फिर सो जाओ। विहू ने खिलखिलाकर हंसते हुए कई करतबों के साथ अपना जिम्नास्टिक प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया। कभी वह मीरा शर्मा के पजामे से खेलती, कभी उसके पैर खुजाती, कभी सिर हिलाती तो कभी राजेश कपूर को देखकर मुस्कुराती। राजेश कपूर ने विहू की ओर मुस्कुराते हुए देखा और धीरे से उसे जल्दी से खाना खाने के लिए कहा। विहू अब और खाना नहीं चाहता था, इसलिए राजेश कपूर ने अपने कपड़े नीचे रखे और छोटी राजकुमारी को डकार दिलाए। विहू ठीक हो गया और खेलने लगा। राजेश कपूर ने बच्चे को सुलाने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं सोया। जब उन्होंने बच्चे को पालने में लिटाया तो बच्चा पेट के बल लेट जाता और सिर उठाकर अपने पिता को ढूंढने लगता। राजेश को देखकर वह चुपचाप रोने लगी। राजेश कपूर ने पहले भी सुना था कि एक लड़की की करुण चीख सुनकर लोग उसे बचाने की इच्छा रखते हैं। मैं इसे कभी नहीं समझ पाया और न ही कभी इसके संपर्क में आया। विहू तक क्या ड्रामा क्वीन है, वह दया दिखाने में सबसे अच्छी है। जब लोग उसे देखते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। राजेश कपूर ने आह भरी, शियाओ बाओ को उठाया और उसे फुसलाते हुए कहा, क्या तुम सोना चाहते हो? डैडी भी सोना चाहते हैं। ये स्थिति बहुत कम ही आती है। सामान्यतः विहू एक बार सोने से पहले और एक बार सुबह के समय खाना खाता है और फिर सो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि चूंकि मैं इन 2 दिनों में खाना बनाने के लिए उठी थी, इसलिए छोटा बच्चा मेरी वजह से सो नहीं सका? मास्टर बेडरूम में ड्रेसिंग रूम बहुत बड़ा है और राजेश ने अस्थायी रूप से एक विभाजन बनाकर एक शिशु कक्ष बना दिया। विहू को मुलायम तकिए पर लिटा दो और राजेश कपूर लेट जाओ। आगे बढ़ो और खेलो, पिताजी तुम्हें देख रहे हैं। लगभग आधे घंटे तक करवटें बदलने के बाद विहू थक गया और मुलायम तकिए पर लेट गया। वह नींद से भरा हुआ था और लगभग सोने ही वाला था। मीरा शर्मा न जाने कब दरवाजे पर खड़ी होकर आश्चर्य से उसे देखती रहीं। राजेश ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा कि बच्चा सोने जा रहा है। विहू के सो जाने के बाद राजेश ने बच्चे को पालने में लिटा दिया। मीरा शर्मा ने तब कहा, मैं अभी सचमुच बहुत डर गई थी। मैंने इधर उधर टटोला लेकिन कोई नहीं था। मैंने पालने में देखा तो बच्चा गायब था। मैं इतनी डर गई थी कि मेरी नींद खुल गई। समय देखकर लगता है कि लगभग 5:30 बज रहे हैं। इस समय उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए राजेश कपूर ने उसे गले लगाया और पूछा, नींद नहीं आ रही? मीरा शर्मा जानती थी कि वह क्या सोच रहा है,
पतिदेव, मुझे थोड़ा फुसलाओ तो मुझे नींद आ जाएगी। ओह, मेरी पत्नी भी बहुत प्यारी है। पूरा परिवार बिना कुछ जाने ही गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर बच्चों ने तो काम करना भी शुरू कर दिया है। कुछ प्रशंसक पहले ही आ चुके हैं और ऑटोग्राफ तथा फोटो का इंतजार कर रहे हैं। तनु दंग रह गई। हद हो गई। क्या तुम घर पर ठीक से सो नहीं पा रही हो? विहू ने पूछा। तुमने कब से इंतजार करना शुरू किया? कई लोगों ने उत्तर दिया, ये 4 बजे शुरू होता है। रिया हैरान थी, इतनी जल्दी? अवी ने जल्दी से कहा, बहुत ठंड है, वापस बिस्तर पर चले जाओ। विहू ने भी कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। तुम अपने गर्म बिस्तर पर नहीं सो रही हो, लेकिन तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गई हो। प्रशंसक हंसे और बोले, क्योंकि हमें ये पसंद है। तनु और रिया भी हंस पड़े। तनु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। मैं भविष्य में कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूंगी और हर दिन प्रगति करूंगी। रिया ने हाथ हिलाकर कहा, जल्दी करो, वापस सो जाओ। कुछ लोगों ने तो एक दूसरे को स्वयं बनाए गए ग्रीटिंग कार्ड भी दिए और खुशी खुशी भाग गए। वे सभी लगभग शिशुओं की ही उम्र के हैं, प्यारे और मनमोहक हैं। एक व्यस्त दिन शुरू होता है। एक नेटिजन ने वेइबो पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें शिशुओं के साथ 10 सेकंड की बातचीत का रिकॉर्ड था। शिशुओं के वास्तविक स्वरूप ने कई नेटिजन्स को प्रभावित किया, जिन्हें लगा कि वे बहुत वास्तविक हैं। जागने के बाद राजेश ने समाचारों पर विशेष ध्यान दिया, विशेषकर ट्रेंडिंग सर्च पर। वह बच्चों की सच्ची बात सुनकर मुस्कुराया। यदि यह मामला यूं ही उबलता रहा तो उसे दबाने के लिए जी को ढूंढना पड़ेगा। मीरा शर्मा विहू को नीचे ले गईं और बोली, प्रिय, आज मौसम बहुत अच्छा है। प्रिया ने अभी अभी मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि वह घूमने जाना चाहती है। राजेश कपूर को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना सामान पैक किया और बाहर जाने लगे। उसके पास एक स्पेस रिंग है, इसलिए उसे ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों लोग एक पार्क में मिलने के लिए सहमत हो गए। प्रिया काफ़ी देर से प्रिया का इंतजार कर रही है। जब से प्रिया ने अपने बच्चों की देखभाल शुरू की है, उसे लगता है कि बाहर की हवा ताज़ा है और कुछ चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूशन असाइनमेंट क्या है? हाँ, तुम्हें खुद को प्रशिक्षित करने की क्या ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत लंबा है? क्या ट्यूशन क्लास में दाखिला लेना अच्छा नहीं होगा? क्या परिवार के पास थोड़े से पैसे की कमी है? अतीत में मुझे हमेशा ये चिंता रहती थी कि दोनों भाई अपना ख्याल नहीं रख सकते और मैं हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहती थी। मैंने खुद को बर्बाद कर लिया है और अभी भी अपने दोनों बेटों पर गुस्सा हूँ। अब समय आ गया है कि वे स्वतंत्र रहना सीखें और बड़े भाई को छोटे भाई की देखभाल करनी चाहिए। देखो, एक कदम पीछे हटो और तुम सब कुछ छोड़ पाओगे। प्रिया और मीरा शर्मा बातें कर रही थीं, उनके बगल में अटकलें चल रही थीं और विहू सो रहा था। राजेश प्रिया को गेम खेलने ले गया। प्रिया मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता है क्या, बच्चे सर्च में ट्रेंड कर रहे हैं। मीरा शर्मा ने कहा कि वह जानती हैं, अब इंटरनेट इतना विकसित हो चुका है कि दूसरे, तीसरे और चौथे बच्चे को शायद मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बारे में बात करते हुए मुझे अभी भी थोड़ी चिंता हो रही है। आजकल इंटरनेट पर तरह तरह के राक्षस मौजूद हैं। प्रिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, ज़्यादा मत सोचो। सभी बच्चे दिल से मजबूत होते हैं, उतने नाजुक नहीं जितना तुम सोचती हो। इसके अलावा वे ऐसे लोग हैं जो महान कार्य करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कुछ चीज़ों से गुजरना होगा, है ना? मीरा शर्मा ने भी इसी तरह से खुद को परामर्श दिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपनी चाची को ढूंढ रहे हो? तुम क्यों नहीं आए? ओह, मेरे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। तुम्हारा बॉस लिन बिना किसी परेशानी के 6 बच्चों की देखभाल कर रहा है। मुझे 2 बच्चों की देखभाल के लिए सरला यादव की क्या ज़रूरत है? क्या तुम मुझे नीची नज़र से देख रहे हो? 6 कैसे हो गए? क्या आप इसे नहीं गिनते? प्रिया धूप सेंकने, अपने बच्चे को कैल्शियम की खुराक देने या खरीदारी करने के लिए बिस्तर से बाहर निकलती थी, लेकिन अब उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी। मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मीरा शर्मा ने दूर देखा। राजेश कपूर ने कहा था कि अगर कोई अपनी खर्च करने की इच्छा पर नियंत्रण रख सकता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बूढ़ा है, बल्कि इसका मतलब है कि वह परिपक्व है। प्रिया ने इस बारे में सोचा और उसे यह बात समझ में आ गई।
क्या आप इस वर्ष चंद्र नव वर्ष के लिए मेरठ या चेन्नई वापस जा रहे हैं? देखते हैं रिया का संगीत समारोह कब शुरू होगा। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। वैसे क्या मिस्टर कपूर के उन दोनों भाइयों ने कोई कदम उठाया है? क्या क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वे बेटी पैदा करने के लिए एक समूह बनाने जा रहे हैं? इस बारे में कोई खबर है? मैं ये कैसे पूछ सकता हूँ? लेकिन अगर कोई हलचल होगी तो राजेश कपूर मुझे बता देंगे। आपका क्या? इस बारे में बोलते हुए प्रिया ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अरुण कुमार हार नहीं मानेंगे, इसलिए मैं भी नहीं मानूंगी। बस मजाक कर रहा था। मेरी जिंदगी आखिरकार पटरी पर आ गई है। अगर मैं दोबारा गर्भवती हो जाऊं तो क्या सब कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा? उन्होंने अरुण कुमार से चर्चा की कि जब तक उन्हें यकीन है कि अगला बच्चा लड़की होगी तब तक वह उसे जन्म देंगी। अरुण कुमार ने कहा कि वह अनुचित व्यवहार कर रही हैं। हाँ, वह व्यक्ति नहीं था जिसने बच्चे को जन्म दिया था, और वह व्यक्ति नहीं था जिसने बच्चे की देखभाल की थी। वह व्यक्ति कौन है जो ट्यूशन के लिए आपातकालीन कक्ष में लेटा हुआ है? वह खैर, मैंने तीसरा बच्चा न पैदा करने का मन बना लिया है, इसलिए बस सपने देखो। घुमक्कड़ में बच्चा रो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह जाग रहा है। मीरा शर्मा ने अपनी बेटी का डायपर बदला और उसे खाना खिलाया। प्रिया उससे ईर्ष्या करती हुई बोली, विभू को देखो, बड़ी होकर वह सचमुच बहुत सुंदर होगी। बोलते समय वह अपने दोनों बेटों के बारे में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके। निशा राव और कैकाई दिन ब दिन बदसूरत होती जा रही हैं। जब मैं छोटी थी तब मैं उन्हें देखा करती थी, लेकिन अब तो वे बहुत बदसूरत हो गई हैं। खासकर निशा राव, अब उसके पूरे चेहरे पर मुहासे हो गए हैं। टीएस। मीरा शर्मा इतनी आलसी थी कि उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दे पाईं। चले जाओ, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। तुम उन्हें बदसूरत क्यों कह रही हो? क्या तुम अंधी हो? प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारे बच्चे की तुलना में तो वह बदसूरत है। मीरा शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, ये सचमुच बदसूरत है। उद्धरण चिन्ह ... पीठ। माता पिता होना ऐसा ही होता है। आप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई और कहे तो ठीक नहीं है। दोपहर हो गई थी। ये देखकर प्रिया उठ खड़ी हुई और बोली, चलो पास में ही कोई खाने की जगह ढूंढते हैं। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और पूछा, देखता हूं कि आसपास खाने के लिए कुछ अच्छा है या नहीं। मीरा शर्मा स्तनपान करा रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वह नहीं खा सकती, और वे बच्चे तक पहुंच जाएंगी। इससे भी बेहतर है कि आप स्टू का सेवन करें। बच्चे पूरी सुबह व्यस्त रहे और जब उन्होंने अपने लंच बॉक्स खोले तो चावल अभी भी गर्म थे और वे उसकी गुणवत्ता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। दोनों दादियाँ तनु और रिया खाना खाने के लिए एक साथ बैठीं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, क्या ये तुम्हारी माँ ने बनाया है? तनु और रिया के व्यंजन अलग अलग हैं, इसलिए और भी व्यंजन हो सकते हैं। तनु हंसी और बोली, मेरी माँ खाना नहीं बना सकती। वह केवल इंस्टेंट नूडल्स बनाना और कभी कभार खाना तलना जानती है। यह आनुवंशिक हो सकता है। मेरी दादी बहुत अच्छी खाना नहीं बनाती थीं। अगर उनके हाथ में मिट्टी का बर्तन आ जाता तो वह फट जाता। पिताजी हमारे परिवार में सबसे अच्छे रसोइये हैं। वह एक अद्भुत रसोइया हैं। दोनों दादियों ने कहा कि यह जादुई था। तनु ने कुछ खाना उठाया और दादी को दिया। इधर आओ दादी, चलो मेरे पिताजी के हाथ का खाना चखते हैं। दूसरे खजाने की तुलना में तीसरा खजाना बहुत शांत है। प्रतिच्छेदन पर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अनन्य भी नहीं है। मीरा शर्मा के लिए भी यही सच है। बूढ़ी महिला राजेश के स्वादिष्ट भोजन की प्रशंसा करती रही। तनु उस समय से भी अधिक खुश थी जब वह अपने बारे में शेखी बघार रहा था। मैं सही था, है ना? मेरे पिताजी अच्छे खाना बनाते हैं। अवि और विहू दोनों बहुत खाते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उनमें से एक खाने का शौकीन है। देखिए, राजेश कपूर अपने बेटों के लिए 3 लंच बॉक्स लेकर आए और यह सुनिश्चित किया कि उनका पेट भर जाए। हम पांचों में से रिया की भूख सबसे कम है, इसलिए उसके लिए एक लंच बॉक्स ही काफ़ी है। बच्चों का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट होने के बाद कुछ लोगों ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। हाँ, मैं सचमुच हंस रहा हूँ। वे सब कितने पाखंडी हैं। ठीक है, इस महीने मेरे 3 दोस्तों और मुझे उनके एक समूह ने पीटा। इसका वीडियो सबूत है, इसे देखिए, लिंक नीचे है। मूलतः यह मामला गरमाया नहीं था।
अब गर्मी फिर से उबल रही है। मैंने वीडियो लिंक खोला तो उसमें सान्या में हुई मारपीट की घटना थी। वे जिन 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं वे वीडियो में भी वही 3 लोग हैं। वीडियो बहुत छोटा है और इसकी शुरुआत बच्चों द्वारा 3 लोगों की पिटाई से होती है। टिप्पणी अनुभाग अचानक शोर से भर गया। केवल 3 प्रकार के लोग हैं, वे जो इस पर विश्वास करते हैं, वे जो इस पर विश्वास नहीं करते और वे जो बस बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। नहीं, सच में मुझे तो ये चौगुनी बच्चियां बहुत पसंद हैं। जो पत्रकार मीडिया के पक्ष में हैं, उन्हें बस इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होता है। ये स्पष्ट रूप से कोई आसान मामला नहीं है। बिना किसी कारण के किसी पर हमला क्यों किया जाएगा? हाँ, ये वीडियो थोड़ा संदर्भ से बाहर है। मैं इसे चुपचाप देखूंगा। हाँ, वे सचमुच बहुत कुशल हैं। हम 4 लोग 3 से लड़ रहे हैं। कितने बेशर्म हैं। स्पष्टतः टिप्पणी अनुभाग में लोग चर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं और वे सभी शिशुओं की आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो उस ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर तनु के साथ अपना सहयोग समाप्त करने को कहा, जिसके साथ तनु ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। कुछ लोगों ने तो विहू को नौकरी से निकलवाने की उम्मीद में खेल संघ से शिकायत भी की। जल्द ही सभी को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। इंटरनेट अब पहले से अलग है। ये गति निर्धारित करता है और दर्शकों को ठीक ठीक पता होता है कि अगर वे किसी को गुमनाम बनाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा। जिस वीडियो के कारण इतना हंगामा हुआ, वह एक साधारण ऑपरेशन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात होगी और इसके पीछे अवश्य ही कोई होगा। राजेश और बच्चों को सबसे पहले ये खबर मिली। इन बच्चों को उनके सहपाठियों ने फ़ोन करके बताया कि उनका अपहरण कर लिया गया है। राजेश कपूर शिक्षक बुला रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी, अब मैं इसका ध्यान रखूंगा। राजेश ने लिंक खोला और तुरंत पहचान गया कि ये 3 बेवकूफ़ कौन थे। उन्होंने तुरंत वकील देसाई को बुलाया। इस बार राजेश को न केवल इन तीनों लोगों को सबक सिखाना है, बल्कि उन्हें कानूनी तौर पर जवाबदेह भी बनाना है। वकील वांग ने राजेश कपूर की आवाज़ सुनी और जल्दी से कहा, श्री कपूर, मुझे 1 घंटा दीजिए और मैं निश्चित रूप से इसे ठीक से संभाल लूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में इनाम दूंगा। वह अमीर हैं और उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें से 3 मशहूर हस्तियां हैं। वकील देसाई लंबे समय से राजेश के साथ दीर्घकालिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते थे और अब उनके पास खुद को साबित करने का मौका है। घटना के कुछ ही मिनट बाद वाधवती को गिरफ्तार कर लिया गया। वकील देसाई ने 3 लोगों और मूल पोस्ट को अटैच किया, एक वकील का पत्र पोस्ट किया और विभिन्न आरोपों को सूचीबद्ध किया और वीडियो में घटनाओं की पूरी प्रक्रिया समझाएं। वकील देसाई वेइबो पर भी लोकप्रिय हैं और खुद को प्रबंधित करने में अच्छे हैं। वह अक्सर वीबो पर विभिन्न मामलों पर बात करते हैं और अपने दोस्तों के सवालों के जवाब देते हैं। वह आधिकारिक और मिलनसार हैं। इस वकील का पत्र पोस्ट होने के बाद दूसरे पक्ष को पूरा वीडियो चलाने के लिए कहा गया और कोडित फाइल को प्रिंट करें। फाइल की सामग्री वीडियो गुजर रहा है। उन्होंने मुसीबत भड़काने और दूसरों को मौखिक रूप से अपमानित करने की पहल की। ये वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है। समय को देखते हुए यह इसी महीने की बात है। जो लोग विरोधी पक्ष में थे वे अब बच्चों के पक्ष में आ गए हैं। मैंने कहा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। हमें ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा कि क्या हुआ। जो लोग कहते हैं कि ये प्रचार की तरकीबें अपनाई जा रही हैं, क्या उनके सिर पर गधे ने लात मारी है? अगर उन्हें मशहूर होना होता तो वे बहुत पहले ही मशहूर हो जाते, है ना? अब तक इंतज़ार क्यों? मेरे मन में अब भी उन 4 बच्चों के लिए भावनाएं हैं। वे बुरे लोग नहीं लगते। मैं उन पर भरोसा करता हूँ। हाँ, वकील देसाई जैसा कोई बड़ा आदमी निकला है। मुझे लगता है कि ये 4 बच्चे किसी अच्छे परिवार से होंगे। वह सचमुच दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का है। उसका परिवार बहुत अमीर है। वह एक हवेली में रहता है। क्या यह अच्छी बात नहीं है? शिशुओं के सहपाठियों ने भी वेइबो पर अपनी थोड़ी बहुत ताकत का योगदान दिया। मैंने कक्षा समूह में शिक्षक के साथ मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी। इसे कैसे कहना है? शिशुओं के लिए ये काफ़ी अचानक हुआ और वे थोड़ा अचंभित रह गए। सहपाठी और शिक्षक उन्हें सांत्वना दे रहे थे और राजेश और मीरा शर्मा ने भी उन्हें सांत्वना देने के लिए फ़ोन किया। कुछ कॉल्स जो नहीं हो पाईं, उनके लिए मैंने संदेश भेजकर उन्हें चिंता न करने को कहा।
उदाहरण के लिए प्रिया, अरुण कुमार, देवेंद्र कपूर, मनीष कपूर, शालिनी कपूर इत्यादि। उन्हें पहले से ही पता है कि दूसरा पक्ष कौन है। क्या वे नाराज हैं? बेशक मैं गुस्से में था और दूसरे व्यक्ति को पीटना चाहता था, लेकिन उन्होंने इसके अलावा और क्या किया कि वीडियो को संदर्भ से बाहर ले जाया गया। उनके पिता ने कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा, तैयार रहो और इसका असर अपने ऊपर मत पड़ने दो। बच्चे अपने अपने समूह में बातें करते हैं और एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। अभी पिताजी इसका ध्यान रखेंगे, हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तनु, सही कहा, साफ ज़मीर वाले इंसान को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की कोई बात नहीं। अवी और तनु सबसे ज़्यादा रिया और विहू को लेकर चिंतित हैं। उन्हें डर था कि कहीं उनके मन में अजीब विचार न आ जाएं। विहू, मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि पापा आज रात हमारे लिए क्या बनाते हैं। अवी और तनु को लगता है कि खाने का शौकीन विहू बहुत प्यारा है। रिया, मैं काम से जल्दी छुट्टी चाहती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तनु, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, वैसे भी डिज़ाइन का काम करने के लिए मुझे डांट सुनने की आदत है। अवी, बस पापा को जो भी खाना हो उसका मेनू बता दो, वो बना देंगे। विहू, मुझे बहुत कुछ खाना है। तनु, चलो रिया, हम कुछ ही घंटों में काम से छुट्टी ले लेंगे। रिया, मैं आज कूड़ेदान साफ करने गई थी और मुझे एक बहुत सुंदर बोतल मिली। विहू, आज आते ही मुझे फिर से कूड़ा उठाना पड़ा, मेरी बाहें बहुत दुख रही हैं। तनु, ठीक है, काम पर जाओ और खूब मेहनत करो। काम से छुट्टी मिलने के बाद हम दोनों साथ में मूल्यांकन करवाने चलेंगे। विहू ने उत्तर दिया, ओके जेपीजी। दूसरी ओर वकील देसाई पुनः कार लेकर स्टोव पर गए और एक व्याख्यान के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक वीडियो बैकअप प्राप्त कर लिया। मोबाइल फ़ोन की दुकान निजी तौर पर संचालित है, इसलिए बस भुगतान कर दीजिए और हम ठीक हो जाएंगे। इसके बाद वकील देसाई ने पूरा वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि दूसरा पक्ष सबसे पहले परेशानी पैदा करने वाला था और मौत को दावत दे रहा था। ये स्पष्ट था कि बच्चे उनसे कोई विवाद नहीं चाहते थे। परिणामस्वरूप रिया ने ही उसकी मृत्यु का कारण बना। परिणाम पिटाई थी। अंततः सच्चाई सामने आ गई और अटॉर्नी वांग ने घोषणा की कि वह मामले की तह तक जाएंगे और इसे दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामले को सुलझाने में केवल आधा घंटा लगा। जिन कंपनियों के साथ तनु ने अनुबंध किया है वे सभी तनु के पक्ष में हैं। तनु, जिनका वेबो अकाउंट है, ने लिखा, हम चारों में से मेरा दूसरा बच्चा सबसे फैशनेबल है। हाँ, मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास वेबो अकाउंट है। मैं सभी की ओर से उन सभी मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारा समर्थन करते हैं। मैं नमन करता हूँ। बिना कुछ और कहे मैं बस सभी से पूछना चाहता हूँ कि वे आज रात क्या खाना चाहेंगे। उसके बाद एक जेपीजी चित्र जोड़ें। ये वही है जिसके बारे में बच्चे बातें करते हैं। टिप्पणी अनुभाग भी बहुत शरारती है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपके माता पिता को पता है कि आपका एक अलग समूह है? तनु ने जवाब दिया, बाह, ऐसा मत कहो, वे वेबो का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें इसे देखने मत दो। मिस, मैं काफ़ी समय से आपका अनुसरण कर रहा हूं और मुझे आपके द्वारा साझा किए गए वीडियो बहुत पसंद हैं। तनु ने उत्तर दिया, कृपया मुझे फॉलो करना जारी रखें, धन्यवाद छोटी प्यारी। तो विहू खाने का शौकीन है ना? तनु ने जवाब दिया, अरे तुम्हें समझ आ गया। हम चारों में से वह पहले नंबर पर है और मैं दूसरे नंबर पर। तीसरा व्यक्ति कौन है? तनु ने जवाब दिया, बड़ा भाई अभी शायद अभी हमसे मुकाबला कर सकता है, लेकिन बस इतना ही। क्या हम उन सभी को वेइबो का उपयोग करने देंगे? तनु बोली, ओह, मैंने तो अभी ग्रुप में यही पूछा था। उन्होंने हमेशा मुझे ही बोलने दिया है। मुझे इतना खास कौन बनाता है? मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ। तनु ने जवाब दिया, मुझे भी वह बहुत पसंद है। इस घटना ने इन बच्चों को इंटरनेट पर लोकप्रिय बना दिया और इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे सभी अच्छी स्थिति में थे। दिन भर के काम के बाद बच्चे थक गए थे और एक साथ घर जाने के लिए तैयार थे। नमस्ते। अचानक उनके पीछे से एक आवाज़ आई। बच्चों को समझ नहीं आया कि किसे बुलाया गया है, इसलिए वे पीछे मुड़कर देखने लगे। यह उस मोबाइल फ़ोन का मालिक था जिसे रिया ने कल उठाया था।
आखिरकार मैं सफल हो ही गया। ये रहा, आभार व्यक्त करने के लिए एक छोटा सा केक। रिया ने सिर हिलाया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो कहा था कि ये तो बहुत आसान है। दूसरा पक्ष बहुत जिद्दी था और उसका केक वापस लेने का कोई इरादा नहीं था। यह आपके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन ये फ़ोन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे स्वीकार करें। आजकल हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन से अविभाज्य है। यदि यह खो जाए तो इसमें संग्रहीत व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खाता संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारी नष्ट हो जाएगी। इसे सिर्फ एक फ़ोन मत समझिए। दूसरे पक्ष की दृढ़ता देखकर रिया के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केक के लिए धन्यवाद। दूसरा पक्ष थोड़ा घबरा गया, नहीं, मुझे ही धन्यवाद कहना चाहिए। रिया ने थोड़ा सिर हिलाया, कुछ और नहीं कहा और मुंह मोड़ लिया। यहाँ तक कि एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है कि दूसरे व्यक्ति को 3 खजाने पसंद हैं। रिया को भी यह एहसास हो गया था कि ये दो तरफा रिश्ता नहीं था और उसे लगा कि यह अर्थहीन है। विहू पहले से ही भूखा था और रिया के हाथ में रखे छोटे से केक को घूर रहा था। उसके चेहरे पर उसके भाव लगभग लिखे हुए थे। ठीक इसी तरह जब वे चारों लोग एक दूध वाली चाय की दुकान के पास से गुजरे तो उनमें से प्रत्येक ने एक एक कप दूध वाली चाय पी। फिर कपकेक खोलें और साझा करें। तनु ने कहा, यह केक बहुत बढ़िया है, खासकर इसकी क्रीम। विहू का केक लगभग खत्म हो गया था। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। रिया ने एक निवाला खाया और कहा, बुरा नहीं है। तनु ने केक की दुकान का पता और नाम देखा और बोली, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। यह कोई नई दुकान होगी। एवी ने पहले ही सॉफ्टवेयर खोल लिया है और स्टोर का नाम सेव करने के लिए खोज लिया है। चलो किसी दिन जब हमारे पास समय हो तो हम इसे देखने चलें और कुछ खरीद कर देखें। रिया को छोड़कर, जो खाने में बहुत नखरेबाज है, बाकी लोगों का मानना है कि जब तक खाना बहुत खराब न हो तब तक वह स्वीकार्य है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। उनके पिता का खाना पकाने का कौशल बहुत अच्छा है। उनके मुंह बहुत चुस्त हो गए हैं। घर के बाहर राजेश कपूर उनके वापस आने और खाना बनाने का इंतजार कर रहे थे और विहू और मीरा शर्मा को गोद में लेकर बाहर इंतजार कर रहे थे। मीरा शर्मा की भौहों के बीच चिंता की लकीरें थीं। राजेश कपूर ने कुछ नहीं कहा और उसे गले लगा लिया। बच्चे अपने चेहरे पर वही भाव लिए वापस आए और स्वादिष्ट पेस्ट्री की दुकान खोजने की बात करने लगे। रिया ने विहू को अपने साथ लिया और पूछा, विहू, आज घर पर तुम ठीक थे? क्या तुम्हें हमारी याद आई? विहू ने रिया की ओर मुस्कुराकर कहा कि वह अच्छा व्यवहार कर रहा है। तनु विहू को चिढ़ाने के लिए आए और विहू के साथ लुका छिपी खेलने के लिए रिया के पीछे छिप गई। अरे, मैं यहाँ हूँ। हाय, मैं यहाँ हूँ। विहू खिलखिलाकर हंस पड़ा और अचानक दो सिर उभर आए। वे तनु और विहू थे। तनु ने हैरान होने का नाटक किया और पूछा, हाँ, हमारे 2 सिर क्यों हैं? विहू ने अपने होंठ भींचे, हमारे 3 सिर हैं। अवि ने पूर्ण सहमति में कहा, मैं तीसरा मस्तिष्क हूँ। तभी रिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया, मैं चौथी हूँ। विहू ने अपनी पिंडलियों को देखा और खुशी से हंसने लगा। मीरा शर्मा कुछ देर तक चुपके से देखती रहीं। ये देखकर कि बच्चे सचमुच ठीक थे, मैंने निश्चिंत होकर वाधवा को रसोई में मदद करने के लिए कहा। पतिदेव, अगर हमें पता होता कि हम दूसरा बच्चा चाहते हैं तो हमें कुछ साल पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था। आपका क्या मतलब है? 2 साल में बच्चे कॉलेज जाने की तैयारी करेंगे। उफ, मुझे सचमुच उम्मीद है कि वे एक साथ ज्यादा समय बिता पाएंगे। उस समय विहू किंडरगार्टन जाने वाला था। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा के मामले के बारे में पहले ही सोच लिया था। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। हम हर साल एक साथ मिलने की कोशिश करेंगे। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वे अंततः घर छोड़ देंगे। मीरा शर्मा ने लिविंग रूम में रखी 6 खजानों को देखा और धीरे से आह भरी। रात का खाना खाने और थोड़ी देर खेलने के बाद बच्चे अपना होमवर्क करने के लिए ऊपर चले गए, क्योंकि कल उन्हें अपना मूल्यांकन करवाना था। प्रिया ने पुकारा, क्या बच्चे वापस आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। मैं अभी ऊपर आया हूँ। सब कुछ ठीक है। सौभाग्य से वे मेरे अनुमान से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। अच्छी बात है। अगले दिन बच्चे अपना मूल्यांकन कराने के लिए कार्यालय गए। यदि यह ऑनलाइन घटना न होती तो स्टाफ को शिशुओं की पहचान का पता नहीं चलता और वे सोचते कि वे मुंबई के हाई स्कूल के छात्र हैं।
मैंने प्रभारी व्यक्ति से पूछा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। यह आप में से प्रत्येक के बारे में मेरा आकलन है। इसे स्वीकार करें। एक दूसरे को धन्यवाद देने के बाद वे चारों उस पेस्ट्री की दुकान पर गए जहां वे कल गए थे और कुछ पेस्ट्री वगैरह खरीदी। अवी ने समय पर नज़र डाली और पूछा, क्या अभी भी सुबह है? क्या आप टहलने जाना चाहेंगे? विहू ने एक कुकी खाए और कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास निपटने के लिए कुछ और है या नहीं। रिया ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ। तनु ने छोटे से डिब्बे को पकड़ा और उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर बच्चे को पाने की खुशी साफ झलक रही थी। मैंने पहले ही डिज़ाइन तैयार कर लिया है। ये कुछ भी नहीं है। कराओके बार और ऐसी ही अन्य जगहों के अलावा हमने मुंबई की लगभग सभी मनोरंजक जगहों का दौरा किया है। चलो शॉपिंग चलते हैं। बच्चे खरीदारी करते समय खाना खाते रहे। यह अवश्यंभावी था कि रास्ते में उन्हें पहचान लिया जाएगा और बच्चे खुले दिल से लोगों का अभिवादन करेंगे। मैं पहले भी इस मॉल में आ चुका हूं और चौथी मंजिल पर स्थित आर्केड का दौरा कर चुका हूं। डांस मैट पर तनु और विहू खूब मस्ती कर रहे थे। अवी और रिया पास की कुर्सियों पर बैठे देख रहे थे। तनु विहू जितनी लचीली नहीं थी, इसलिए वह हार गई और उसने अवी को ऊपर आने को कहा। अवी ने शर्मिंदा होकर जल्दी से हाथ हिलाया, मैं अब और नहीं खेलना चाहता, मैं नाच नहीं सकता। तनु उसके पास आए और उसे खींचकर बोली, नहीं, कोई बात नहीं, बस इन तीरों का पीछा करो। अवी और विहू वाधवत जब मंच पर नाचने आए तो एक फुर्तीला था और दूसरा अनाड़ी। स्थिर स्वभाव वाला अवी ऐसा कम ही करता है, जबकि तनु ने चुपके से हंसते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर मीरा शर्मा को भेज दिया। मीरा शर्मा ने उस पर क्लिक किया और मुस्कुराए, हब्बी इधर आओ और देखो। राजेश कपूर बैठ गए और उन्होंने दूसरी ओर देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। बुरा नहीं है? मीरा शर्मा ने जिज्ञासावश पूछा, पति जी क्या आप ये कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा था कि अभी अच्छा नृत्य करता है। मीरा शर्मा ने तनु को संदेश भेजा, क्या तुम लोग दोपहर को वापस आ रहे हो? तनु, हम मॉल में खरीदारी करने जा रहे हैं और शायद दोपहर से पहले वापस नहीं आएंगे। राजेश ने कहा, उन्हें सामान खरीदने जाने दो, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मीरा शर्मा, आपके पिताजी ने आपसे किराने का सामान खरीदने के लिए कहा था। तनु, ठीक है मम्मी। व्यूअर, जेपीजी, दूसरा खजाना और तीसरा खजाना। घर के लड़कों की नज़र में वह एक छोटी राजकुमारी है। खासकर रिया, घर में तो हर कोई उसकी सुरक्षा करता है और उसकी देखभाल करता है, बाहर तो क्या ही बात है। उसके पीछे दो सुंदर पुरुष थे, दोनों की लंबाई 1.80 मीटर से अधिक थी और उनकी शैली भी बहुत भिन्न थी। एक रिया का बैग उठाता है और दूसरा उसके लिए दूध वाली चाय लाता है, बिल्कुल दो निजी अंगरक्षकों की तरह। फिर तनु को देखिए, जो अपना बैग खुद उठाता है, अपनी चाय खुद पीता है और अपना बैग खुद उठाता है। ये भेदभावपूर्ण व्यवहार की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि तनु को लगता है कि यह अनावश्यक है। रिया उससे छोटी है और बड़ी बहन होने के नाते उसे अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना चाहिए। चारों चतुर्गुणी बच्चे बहुत ही सुंदर हैं और जहां भी जाते हैं, सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे जब से याद कर सकते हैं, तब से इस तरह के लोग के आदी रहे हैं। जब आपको स्वादिष्ट स्नैक्स दिखें तो उन्हें खरीद कर खा लें। यदि वहाँ कुछ मज़ेदार होगा तो बच्चे भी वहाँ जाएंगे और छोटे बच्चों की तरह आनंद लेंगे। इस बारे में कैसा है? चलो दादाजी और दादी के लिए कुछ उपहार खरीदते हैं। सभी लोग इस सुझाव से सहमत हो गए और अब खरीदारी सार्थक हो गई। क्या हम इसे एक साथ खरीदने पर चर्चा करें? लड़कों ने तनु के सुझाव पर सहमति में अपने हाथ उठाए। उपहार देना सबसे अधिक परेशानी वाली बात है, लेकिन इस पर चर्चा करके सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मीरा शर्मा स्तनपान करा रही थीं, तभी उन्हें रिया का फोन आया। माँ, क्या आप दादी और नानी के साइज जानती हैं? हम उन्हें नए साल के लिए नए साल का उपहार खरीदना चाहते हैं। दादी का एक साइज ठीक है, लेकिन अगर दादी एक साइज बड़ा चाहती हैं तो 2X साइज खरीद लें। अगर छोटा साइज है तो 3X साइज खरीद लें। दोनों दादाजी कहाँ हैं? उनका एक ही आकार सभी के लिए उपयुक्त है। मैं समझ गया, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। राजेश कपूर पास ही किताब पढ़ रहे थे और उन्हें सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था।
उन्हें लगा कि बच्चे बड़े हो गए हैं। मॉल बड़े ब्रांडों से भरा हुआ है और बच्चे खरीदारी करते हैं और चीज़ों पर चर्चा करते हैं। चलते चलते मैं एक दुकान की खिड़की के पास पहुंचा। मुझे लगता है कि यहाँ की शैलियाँ और डिज़ाइन दादी माँ और उनकी सहेलियों के लिए उपयुक्त हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं। अंदर जाने पर पता चला कि उम्र वाकई ज़्यादा थी, जो लता शर्मा और सुनीता कपूर के लिए काफ़ी उपयुक्त थी। स्टाफ ने बच्चों का स्वागत किया। तनु ने हाथ हिलाते हुए कहा, हमें मत बुलाओ, हम खुद ही देख सकते हैं। उनकी हर गतिविधि और हाव भाव में एक शालीनता और शिष्टता झलकती थी जो किसी साधारण परिवार के बच्चे में नहीं दिखती थी। कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आपको कुछ पसंद आए तो मुझे बताएं। तनु ने सिर हिलाया। अपने सामने सारे कपड़े देखकर अवी और विहू तनु और रिया के साथ टहलने चले गए। ये देखकर कि उन्होंने अभी तक अपनी पसंद का कोई भी विकल्प नहीं चुना है, वे विश्राम क्षेत्र में सोफे पर बैठ गए। ओह, तनु ने मुंह बनाते हुए रिया का हाथ पकड़ लिया, हमें खुद ही इसकी देखभाल करनी होगी, हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते। विहू के कान बहुत तेज हैं और यह सुनकर उसे दुख हुआ। क्या आप इसके लिए हमें दोषी ठहरा सकते हैं? आप सभी ने कहा था कि जो हमें पसंद थे वे बदसूरत थे, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अवी ने शांति से सिर हिलाया, मुझे लगता है कि हमारी सौंदर्यपरक पसंद अलग अलग है। यहाँ का स्टाफ बच्चों की हर गतिविधि को देख सकता है। वे बिना कोई भावना प्रकट किए गपशप के बारे में बातचीत करने में सक्षम हैं। ये चारों बच्चे बहुत अच्छे दिखते हैं। इतनी देर तक शॉपिंग करने के बाद क्या इनके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे हैं? बच्चे के पास क्या पैसा है? हमारे ब्रांड के कपड़े सस्ते नहीं हैं। ऐसा मत सोचिए कि आजकल बच्चों के पास पैसे नहीं हैं। मेरे भाई के बच्चे को पिछले साल नए साल के उपहार में 20,000 रुपये से अधिक मिले थे। ये सही है, मेरे रिश्तेदारों के बच्चे केवल ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और भोजन, कपड़े और दैनिक आवश्यकताओं के लिए हमेशा सर्वोत्तम की मांग करते हैं। इन्हें देखो, महंगे जूतों के अलावा इन्होंने कोई डिज़ाइनर कपड़े नहीं पहने हैं। इनके पास पैसा कहाँ से आता है? हो सकता है कि वे बस ब्राउज़ कर रहे हों। उन्हें देख लेने दो। अगर वे इसे गंदा या क्षतिग्रस्त कर देते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरकार तनु और रिया ने एक लंबा कोट चुना। सबसे खास बात थी उसकी खूबसूरत कढ़ाई और बेहतरीन कारीगरी। $2,500 प्रति पीस, खाकी, चमकदार लाल और काले रंग में उपलब्ध। तनु और रिया ने सोफे पर बैठे दो लोगों से पूछा, इन 3 रंगों में से आप कौन सा रंग चुनेंगे? अवी, लाल वाला दादी को दे दो, उन्हें चटक रंग पसंद हैं। काला वाला दादी को दे दो, उन्हें ऐसी चीजें पसंद हैं जो गंदी ना हो। विहू एक पल के लिए चुप हो गया। तीनों रंग अच्छे हैं, तुम कोई भी चुन सकते हो। हालांकि मुझे लगता है कि दादी माँ के लिए सुरुचिपूर्ण काला रंग सबसे उपयुक्त है, जो उनके स्वभाव को उजागर करता है। दादी माँ लाल रंग में जवान दिखती हैं। तनु और रिया दोनों ने सोचा कि उन्होंने जो कहा वह सही था। कुछ विचार विमर्श के बाद मैंने खाकी के अलावा काले और लाल रंग में भी एक सेट देने का निर्णय लिया। तनु ने कीमत देखी, 2,500 प्रति पीस। कुल लागत लगभग 10,000 थी। तनु जल्दी से वाधवत के पास गई और क्लर्क से पूछा, क्या इसके लिए कोई प्रमोशन है? क्या ये सस्ता हो सकता है? क्लर्क मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, मुझे खेद है, यह एक नया मॉडल है और इसका कोई प्रचार नहीं है। दूसरे क्लर्क ने तुरंत कहा, यदि आप दोनों खरीद लें तो हम आपको 300 रुपये का रेशमी दुपट्टा दे सकते हैं। तनु ने कहा, मुझे दुपट्टा दिखाओ। ये स्कार्फ बहुत सुंदर है और इसकी शैली भी फैशनेबल है, इसलिए मैंने क्लर्क से इन 4 टुकड़ों को पैक करने के लिए कहा। क्लर्क को उम्मीद नहीं थी कि इन युवाओं के पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा होगा और उसका रवैया अचानक उत्साही हो गया। क्या आप लोगों को कुछ और खरीदने की ज़रूरत है? तनु ने सिर हिलाया, हमें तो यही स्टाइल पसंद है। जब भुगतान का समय आया तो अवी खड़ा हुआ और बोला, मैं भुगतान करूंगा। विहू दौड़कर आया और बोला, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। रिया ने कहा, मैं यहीं रहूंगी। अवी ने आगे कहा, मुझे करने दो, मैं बॉस हूँ। तनु को समझ नहीं आया, चाहे कोई भी इसे खरीदे, क्या यह एक ही बात है? जो सबसे ज्यादा कमाता है उसे ही इसे खरीदने दो। विहू ने कहा, मैं प्रति वर्ष लगभग 10 लाख कमाता हूँ। तनु ने शांति से कहा, मैं प्रति वर्ष लगभग 2 मिलियन कमाती हूँ।
रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ करना, मैंने इस साल बहुत मेहनत की और 3 मिलियन से अधिक कमाए। अभी के घर में कोई आय नहीं है। रिया मुस्कुराई और बोली, रास्ते से हट जाओ, मैं आज खरीद रही हूँ। कई स्टोर क्लर्क दंग रह गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आजकल बच्चे पैसे कमाने में इतने माहिर हो गए हैं। रिया के पास एक यूनिवर्सल कार्ड है। चूंकि वह अक्सर विदेश यात्रा करती है, इसलिए राजेश ने उसके लिए खास तौर पर इस कार्ड के लिए आवेदन किया। रिया बहुत ही आत्मा अनुशासित व्यक्ति है। वह अपना प्राथमिक कार्ड नहीं, बल्कि अपना द्वितीयक कार्ड लाया था। द्वितीयक कार्ड के लिए खर्च की सीमा है और अधिकतम खर्च 200,000 है। कार्ड स्वाइप करने के बाद विहू ने शॉपिंग बैग लिया और कहा, चलो चलें। ऐसा लगता है कि चाहे कोई कम या ज़्यादा कमाता हो, बच्चों को जलन या ईर्ष्या महसूस नहीं होती। बच्चों के चले जाने के बाद दुकान के सहायक एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस उम्र का बच्चा एक साल में कितने करोड़ कमा सकता है? पैसा कमाना कब इतना आसान हो गया? उस दिन खरीदारी के बाद कई लोग अपने हाथों में बैग लेकर वापस आए। मीरा शर्मा आई और बोली, मुझे भी दिखाओ कि तुमने क्या खरीदा है। दंपति अपने बच्चों की दृष्टि से बहुत संतुष्ट हैं। माँ, सफ़ेद बैग वाली स्कर्ट आपकी है और साथ में बंधा हुआ दूसरा बैग पिताजी का है। मीरा शर्मा आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुई, हमारे भी हैं। मैंने जल्दी से बैग खोला और उसमें पीछे जिपर वाली एक लंबी ऊनी स्कर्ट निकली। मोटाई और सिलाई दोनों ही लिहाज से यह बेमिसाल थी। इसका रंग सुंदर हरा है, जिस पर केवल हेम और कफ पर सफ़ेद और नीले रंग के फूल कढ़ाई किए गए हैं। अच्छे फिगर और स्वभाव के बिना आप इस पोशाक को पूरी तरह से नहीं पहन पाएंगे। मीरा शर्मा को पहली नज़र में ही इस लंबी स्कर्ट से प्यार हो गया और बच्चों ने इसे उनके लिए चुन लिया। इशारे से उसने राजेश से पूछा, कैसा है? अच्छा लग रहा है। राजेश कपूर ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, यह अच्छा लग रहा है। उसका कोट उसकी अलमारी में रखे कोट के समान ही था, लेकिन ये कोट अधिक सादा और सुरुचिपूर्ण था। काले और सफ़ेद रंग का संयोजन राजेश पर बहुत अच्छा लग रहा है। तनु ने प्रशंसा करते हुए कहा, पिताजी चाहे कुछ भी पहने, वे बहुत सुंदर लगते हैं। उसके पास एक मॉडल का हैंगर है और वह सुंदर है, इसलिए वह जो भी पहनता है उसमें अच्छा दिखता है। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली, तुम्हारे दादा दादी ज़रूर बाद में खुश होंगे। हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और उपहार खरीदना जानते हैं। त्योहारों और अन्य अवसरों पर परिवार के बड़े बुजुर्ग ही चीज़ें खरीदते हैं और बच्चों को पैसे देते हैं। मीरा शर्मा को न केवल ड्रेस मिली, बल्कि बच्चों ने उनके लिए महिलाओं का परफ्यूम भी खरीदा। जब विहू बड़ा हो जाएगा तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इस वर्ष चीनी नववर्ष है, क्योंकि मनीष कपूर अपनी गर्लफ्रेंड को उसके माता पिता समेत बड़ों से मिलवाना चाहते हैं। इसलिए राजेश ने अपना कार्यक्रम बदल दिया और नए साल का जश्न मनाने और अपने भाई का हालचाल जानने के लिए मेरठ लौट आए। पलक झपकते ही पता चलता है कि चीनी नववर्ष आने में अभी एक सप्ताह बाकी है। राजेश कपूर का परिवार और जतिन कपूर का परिवार एक साथ मेरठ अपने घर लौट आया। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर देवेंद्र कपूर और प्रवीण कपूर पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। अरे, मेरे बच्चे वापस आ गए हैं। आओ उन्हें दादी को दिखाओ और देखो कि उनका वजन बढ़ा है या नहीं। मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया है, खासकर रिया का। तुम्हारा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या तुम्हारा वजन कम हो रहा है? रिया ने सिर हिलाया, दादी, आप जानती हैं कि मैं माँ की बात मानती हूँ और चाहे कितना भी खा लूं, मेरा वजन कभी नहीं बढ़ता। सुनीता कपूर ने सुनने से इनकार कर दिया, तुम्हें फिर भी अच्छा खाना चाहिए। लड़कियों का पतला होना अच्छा नहीं है, इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाएगी। रिया की आंखों में बेबसी की झलक दिखी। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी दादी। मैं बाद में अपने लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी, ठीक है? विहू ने जल्दी से कहा, दादी, मैं भी आपका बनाया खाना खाना चाहता हूँ। तनु पास आए और बोली, दादी, मुझे मत भूलना, मैं खा सकती हूँ। अभी वाधवत को अपना सामान लेने के लिए कहा और उत्सुकता से पूछा, आपने क्या बात की? सुनीता कपूर अपने चारों पोतों को अपने साथ पाकर बहुत खुश थीं। देवेंद्र कपूर ने पहले ही अपनी पोती को राजेश कपूर से ले लिया था और उसे अपनी बाहों में ले लिया था। उनके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। विहू,
क्या तुम्हें दादाजी याद हैं? मैं दादाजी हूँ। ओह, हमारी छोटी सी खजाना कितनी सुंदर है। भविष्य में वह निश्चित रूप से बहुत सुंदर बनेगी। विहू अब 5 महीने की हो गई है। चूंकि वे पूरे 1 महीने बाद मेरठ लौट आए हैं, इसलिए वे अक्सर वीडियो के जरिए अपनी पोती से मिलते और बातें करते हैं। विहू देवेंद्र कपूर की बाहों में थी, बड़ी उत्सुकता से उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। देवेंद्र कपूर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या देख रही हो? दादाजी को भूल गई क्या? सुनीता कपूर खुश होकर आई। वाह, विहू सचमुच और भी सुंदर होता जा रहा है। आओ दादी तुम्हें गले लगा लें। ओह, तुम बहुत मजबूत हो छोटे बच्चे। राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने सभी को पार्किंग स्थल पर चलने के लिए आमंत्रित किया। पीछे पीछे प्रवीण कपूर और उनका परिवार भी था। प्रवीण कपूर अपने बेटे और उसके परिवार को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें अपने दोनों पोते पोतियों को बढ़ते और खूबसूरत देखकर भी खुशी हुई। दोनों परिवारों ने बाहर कुछ देर तक बातचीत की, फिर वाधवत अपने अपने घरों को लौट गए और अगले दिन फिर मिले। जब राजेश कपूर जुहू विला लौटे तो सुनीता कपूर ने पहले ही घर की सफाई कर दी थी और बिस्तर बदल दिया था। रेफ्रिजरेटर भी भोजन से भरा हुआ है। जब तक राजेश वापस नहीं आ जाता, सुनीता कपूर बिना किसी बाधा के जगह साफ कर देंगी। राजेश ने बच्चों से अपने कमरे साफ करने को कहा, जबकि उन्होंने और मीरा शर्मा ने मुख्य शयन कक्ष की सफाई की और जो सामान वे साथ लाए थे उसे रख दिया। बैठक कक्ष। देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी विहू को चिढ़ा रहे हैं। विहू थोड़ा शर्मीला है, लेकिन वह बहुत सहयोगी है। हालांकि जैसे ही वह जिस व्यक्ति को गले लगा रही होती, वह बैठ जाता तो वह विरोध करने लगती। वह गुनगुना रही थी और कराह रही थी, उसका मुंह बंद था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। देवेंद्र कपूर फुसफुसाए, ये छोटा बच्चा कितना बातूनी है। वापस आने के बाद भी बोलता रहा। सुनीता कपूर ने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ? क्या गूंगा रहना बेहतर है? बच्चे बहुत बातूनी होते हैं। चुप क्यों नहीं रहते? देवेंद्र कपूर तुरंत चुप हो गए। सुनीता कपूर अब बातचीत में बहुत अच्छी हो गई हैं। सुनीता कपूर विहू को घर में घुमा रही थीं, देवेंद्र कपूर उनके पीछे पीछे खिलौनों से उसके साथ खेल रहे थे। राजेश कपूर वाधवत को नीचे बुलाया और पूछा, माँ और पिताजी, मनीष कपूर और बाकी लोग कब वापस आएंगे? जैसे ही विहू ने अपने पिता की आवाज़ सुनी, वह तुरंत सतर्क हो गया और आवाज़ के स्रोत की ओर देखने लगा। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और राजेश कपूर से गले लगने को कहा। राजेश ने शियाओ बाओ को लिया और उसके छोटे हाथ को चूमा। तुम्हें पापा के गले लगने की याद आती है? विहू की मुस्कुराहट ने सब कुछ कह दिया। सुनीता कपूर ने हाथ हिलाते हुए कहा, मनीष कपूर और उनके दोस्त नए साल की पूर्व संध्या पर दोपहर में व्यस्त हैं और कहीं जा नहीं सकते। राजेश ने फिर पूछा, क्या हम आज रात बाहर खाना खाएंगे या घर पर? चलो घर पर ही खाना खाते हैं। ये साफ सुथरा और स्वास्थ्यकर है और यह अच्छा है। इस समय बच्चे भी नीचे आ गए, शांत और ठंडे घर को देखा और चर्चा की कि इसे कैसे बदला जाए। राजेश ने जियाओ बाओ को तनु को सौंप दिया। आप लोग इसका ध्यान रखें। आप दोहों और स्टिकर के साथ जो चाहें कर सकते हैं। बच्चों ने कहा कि कोई समस्या नहीं है और वे आज ही सामग्री खरीदने जाएंगे। खाना बनाने वाले लोग राजेश और चाओ तसुईलान थे। सुनीता कपूर ने मनीष कपूर की गर्लफ्रेंड के घर के बारे में गपशप की थी। राजेश कपूर को कुछ जानकारी थी और उन्होंने और मीरा शर्मा ने एक दूसरे की तस्वीरें भी देखी थीं। ये छोटी बच्ची सुंदर और दुबली पतली है और बीजिंग से है। मेरे माता पिता के बीजिंग में व्यापक संबंध हैं, वे व्यवसायी हैं और हमारा परिवार धनी है। सबसे पहले ये लड़की ही थी जो मनीष कपूर के पीछे पड़ी थी और रिश्ते की पुष्टि होने से पहले उसने लंबे समय तक उसे परेशान किया। मनीष कपूर पूरी तरह से अपनी छोटी सी कंपनी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उनके पास रोमांस के लिए समय नहीं था। ये छोटी बच्ची मनीष कपूर की कंपनी में प्रशिक्षु के रूप में भर्ती हुई थी। मानसी, यश वर्मा और मानव सभी उसे नापसंद करते थे। मुझे मनीष कपूर से पहली नज़र में ही प्यार हो गया और धीरे धीरे मैं उनसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगी। मनीष कपूर को इस लड़की में कुछ दिलचस्पी थी और उसे जानने के बाद उन्हें लगा कि वह एक अच्छी इंसान है, इसलिए उन्होंने रिश्ते के लिए हामी भर दी। राजेश को मनीष कपूर की भावनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तभी मैंने सुनीता कपूर से बहुत कुछ सीखा।
मनीष कपूर ने मुझे बताया कि पहले तो महिला उनके साथ रहने से सहमत नहीं थी। उसने कहा कि मनीष कपूर की पारिवारिक स्थिति औसत है और वह सहमत नहीं थी। उस समय मनीष कपूर ने हमारी पारिवारिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा कि हमारा परिवार औसत दर्जे का है और लड़की के माता पिता उससे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। लड़की इससे सहमत नहीं थी और मनीष कपूर के साथ रहने पर अड़ी हुई थी। उसने कहा कि अगर वह गर्भवती भी हो गई तो भी वे ठीक रहेंगे। यही वह क्षण था जब आपके भाई ने दूसरे व्यक्ति के साथ रहने का निर्णय लिया। मैंने उस लड़की से वीडियो चैट की है। वह एक अच्छी इंसान है, धीरे बोलती है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है और वह मुझे बहुत प्यार से आंटी कहती है। राजेश कपूर अपने हाथों में व्यस्त थे। मनीष कपूर ने मुझसे इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। सुनीता कपूर जानती थी कि मनीष कपूर क्या सोच रहे हैं। तुम भी तो व्यस्त हो। वो तुम्हें ये बातें बताना नहीं चाहता। और हाँ, प्यार दो लोगों के बीच का मामला है। वह बड़ा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी चिंता करो। जब हम बात कर रहे थे, भोजन तैयार हो गया। खाने की मेज पर देवेंद्र कपूर अपने बेटे की पाककला की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। अपने शब्दों में उन्होंने सुनीता कपूर की शिकायत की। सुनीता कपूर ने ठंडी सांस ली। मेज पर एक बच्चा था, इसलिए वह कुछ नहीं कहना चाहती थी। विषय बदलते हुए उन्होंने पूछा, विहू 5 महीने का है। आप बच्चे कब शुरू करने की योजना बना रही हैं? अपने शिशु को दूध पिलाना शुरू करने का मतलब है उसे पूरक आहार देना। राजेश कपूर ने कहा, बसंत ऋतु में मौसम गर्म होने तक 6 महीने तक प्रतीक्षा करें। बच्चों ने अपना खाना खत्म करने के बाद नए साल का सामान खरीदने के लिए निकल पड़े। सुनीता कपूर उनके लिए चिंतित थीं और उन्हें बार बार याद दिलाती रहती थीं, बस से जाओ, बाइक वगैरह मत चलाओ, चलते समय अपना फ़ोन मत देखो, उसे दूर रखो, नया साल आने वाला है और चोर बहुत होंगे। और हाँ, चलते समय जल्दबाजी मत करो, जेब्रा क्रॉसिंग पार करो, ठीक है। कुछ विस्तृत निर्देशों के बाद बच्चे चले गए। देवेंद्र कपूर बीच में बोलने से खुद को रोक नहीं सके। तुम ही हो जो इतनी ज्यादा परवाह करती हो। बच्चे हाई स्कूल के पहले साल में हैं। वे इतने बड़े हो गए हैं कि तुम उन्हें कैसे बता सकती हो कि उन्हें कुछ नहीं पता। सुनीता कपूर दुखी दिख रही थीं। तुम्हें मेरी बातों से क्या लेना देना? बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, मेरे लिए तो वे बच्चे ही हैं। तुम्हें रोजाना इतने सारे काम क्यों करने पड़ते हैं? तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा नियंत्रण रखती हूँ और बहुत ज्यादा बोलती हूँ। हम दोनों अपनी अपनी शांति से जिंदगी क्यों नहीं जीते? देवेंद्र कपूर अवाक रह गए। मैंने तो बस यही कहा था और आपके पास मेरी बात का खंडन करने के लिए कहने को बहुत कुछ है। सुनीता कपूर ने ठंडी आवाज में कहा, यही तो आप कहना चाह रही हैं। मुझे नहीं पता आप क्या सोच रही हैं। राजेश और मीरा शर्मा दोनों आश्चर्यचकित थे। क्या एक जोड़े के रूप में उनके बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं? राजेश कपूर ने बीच में आकर बात को शांत किया। माँ, बाबूजी, आपको क्या हो गया है? इतनी छोटी सी बात पर इतना गंभीर बयान देना जरूरी है क्या? सुनीता कपूर शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाई। तुम्हारे पिताजी दिन भर व्यस्त रहते हैं और उनके पास करने को कुछ नहीं होता। वह कहते हैं कि मेरा खाना बनाना अच्छा नहीं है और मैं घर के काम भी ठीक से नहीं कर पाती। वह रोज मेरे बारे में शिकायत करता है। बताओ, उसका क्या मतलब है? क्या वह कुछ सोच रहा है? देवेंद्र कपूर की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसी बकवास मत करो। अब वह अपने बेटे और बहू के सामने ये बातें कहकर अपनी इज्जत कैसे बचा सकता है? सुनीता कपूर को भी पता था कि उन्होंने जो कहा वह गलत था और वह गुस्से में देवेंद्र कपूर की ओर पीट करके सोफे पर बैठ गईं। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की ओर देखा और कहा, मैं विहू को सुलाने जा रही हूँ। 1 सप्ताह तक मीरा शर्मा का इंतजार करने के बाद राजेश बैठ गया और पूछा, माँ और पिताजी, आप दोनों के साथ क्या हो रहा है? सुनीता कपूर ने मन ही मन आंसू बहाए। बात बस इतनी है कि तुम्हारे पिता को लगता है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं ये या वो नहीं कर सकती। देवेंद्र कपूर अवाक रह गए। तो फिर आप भी तो रोज मुझे यही कहते हैं कि मैं इस तरह या उस तरह अच्छा नहीं हूँ। राजेश कपूर ने उनकी बात आधी सुनी। वास्तव में जीवन कुछ छोटे मोटे विरोधाभासों का समूह है, कोई समस्या नहीं। राजेश कपूर ने कुछ नहीं कहा। चूंकि माँ बाहर जा रही हैं, तो चलो यहीं आ जाते हैं।
हम नए साल के बाद यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए यह वैसे भी यहाँ खाली पड़ा है। सुनीता कपूर दंग रह गईं और यह कहने में भी शर्म महसूस कर रही थी कि वह ये बात यूं ही कह रही थीं। मैंने तुरंत कहा, ठीक है, मैं यहीं आ जाऊंगा। देवेंद्र कपूर हैरान हुए, क्या तुम सचमुच हिल रहे हो? सुनीता कपूर ने पलट कर पूछा, और क्या? क्या आप हर रोज मेरी आलोचना करेंगे? देवेंद्र कपूर ने शिकायत की, मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे पास है। मैं, ठीक है, आप जो कहते हैं मैं वही कहता हूँ। और जो मैंने कहा वह सच भी है। इस समय हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कम तेल और कम नमक शरीर के लिए अच्छा है। राजेश कपूर ने कहा, पिताजी सही कह रहे हैं। देवेंद्र कपूर ने तुरंत कहा, देखो, मेरा बेटा सही कह रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, है ना? तुम तो सारा दिन बहुत सोचते रहते हो। सुनीता कपूर, देवेंद्र कपूर आए और बोले, बताए, ये हमारे बेटे का घर है। अगर आप यहाँ आ जाएं तो ये कैसा दिखेगा? सुनीता कपूर ने ठंडी आवाज में कहा, देखो तुम क्या कह रहे हो। यह मेरे बेटे का घर है तो मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? उसने अपना सिर घुमाया और राजेश कपूर की ओर देखा। राजेश ने गंभीरता से कहा, आपका कभी भी स्वागत है। देवेंद्र कपूर ने फिर पूछा, लेकिन अगर आप चले गए तो मैं क्या करूँगा? मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? मेरे कपड़े कौन धोएगा? जब मैं जागूंगा तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? ये सुनकर सुनीता कपूर गुस्सा हो गईं। मैं तुम्हारी सरला यादव हूँ, रोज तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम चाहो तो कोई और रख लो, अब मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी। देवेंद्र कपूर का स्वर नर्म पड़ गया। नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे नियंत्रित करो। तुम इतने सालों से मेरे ऊपर शासन कर रहे हो और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे नियंत्रित करो।